केंद्र सरकार और राज्य सरकार का बजट आ रहा है, लेकिन इस बार कुछ खास क्या देगी निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान में। कोरोना महामारी का दौर चला है और काफी उद्योग इससे प्रभावित हुए हैं। हर उद्योगपति प्रभावित हुआ है, आम जन भी प्रभावित हुआ है। इस कोरोना महामारी के बड़े दौर में किस तरह से बजट होगा, जादुई होगा या हकीकत में बदलेगा बजट? क्या सोचते हैं उद्योगपति? हम जिलों की नगरी उदयपुर में हैं और देश और दुनिया में उदयपुर मार्बल नगरी के नाम से जाना जाता है और देश और दुनिया में एक्सपोर्ट भी होता है। यहाँ पर मार्बल उद्यमी हैं मांगीलाल जी लुड़ाव साहब, आप चैम्बर के अध्यक्ष भी रहे, मार्बल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे और काफी अनुभव रखते हैं इस लाइन में। किस तरह से इस बार बजट आए ताकि कोरोना महामारी का जो संकट गुजरा है वो उसका असर उद्योगपतियों पे न हो और आम जन पे न हो? किस तरह से मार्बल उद्यमी बजट चाहते हैं? मेन जो साल निकला है वो संकट में निकला है। इसमें अनएम्प्लॉयमेंट भी खूब बढ़ा, मजदूरों को काम नहीं मिला और बाइक का प्रोडक्शन नहीं हुआ, मार्केट में सेल नहीं हुआ। तो सबसे बड़ा कारण था इसमें डेवलपमेंट गवर्नमेंट का भी रुका है, लोकल डेवलपमेंट भी रुका है, गवर्नमेंट की रेवेन्यू भी कम हुई है और एम्प्लॉयमेंट भी कम हुआ है। तो यदि एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना है तो आम जन को यदि कामगार पूरा रेगुलर काम मिले, पब्लिक को टैक्सेशन मिनिमम हो, कम से कम टैक्स लगे और ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को रेवेन्यू हो, ये उद्देश्य रख के सरकार करेगी। तो जो भी टैक्स लग रहा है उसको आप कम से कम करोगे तो आपकी गवर्नमेंट की रेवेन्यू डबल होगी। जैसे जैसे आप टैक्स बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपकी गवर्नमेंट की रिकवरी कम होगी, क्योंकि लोग किसी न किसी रास्ते से टैक्स को बचाने के लिए वो करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे सोर्स ये है कि यदि आपको लीगल वे में चलना है, गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ में रेवेन्यू कलेक्शन करना है, तो सबसे पहले उनको टैक्स की रेट कम करनी चाहिए। तो जैसे मार्बल में हमारा टैक्स 20% है, तो 20% को यदि आप 4% में 5%, 4% टैक्स सबका लगा हुआ, दूसरे बिंदल में 5% टैक्स है, तो आप 5% लाओगे तो आम आदमी, हर एक आदमी बोलेगा मेरे को बिल से माल चाहिए, मेरे को बिना बिल माल नहीं चाहिए, जितना मेरे को देना है मैं उसको पूरी की पूरी रेवेन्यू गवर्नमेंट को दूंगा। और उससे क्या होगा कि हर एक आदमी का सर्कुलेशन, फंड्स का सर्कुलेशन सबका सिस्टम में आ जाएगा। तो जो टैक्स की रेट है और गवर्नमेंट को जो आज की तारीख में जो रेवेन्यू मिल रही है वो इससे जो मिल रहा है उससे डबल मिलेगा। तो गवर्नमेंट को नुकसान कुछ नहीं है, जो हमारी परेशानी मिट जाएगी तो इसके हिसाब से गवर्नमेंट की रेवेन्यू भी बढ़ जाएगी और गवर्नमेंट की परेशानी भी मिट जाएगी। तो हमारा अनुरोध है कि जितना मिनिमम से मिनिमम टैक्स हो सकता है वो इस दफ़े में डिक्लेयर कर देना चाहिए, जिससे आम आदमी को पूरा फुल फ्लोर काम करने की अपॉर्चुनिटी मिले। दूसरा जो इसमें मैंने इनकम टैक्स में भी नई गवर्नमेंट के लिए, नई स्कीम के लिए गवर्नमेंट ने एक बेनिफिट दिया है कि इनकम टैक्स आपको 15% ही लगेगा। लेकिन 15% किसको लगेगा? प्राइवेट लिमिटेड हो या लिमिटेड कंपनी हो, उसके लिए है। तो चाहे प्रॉपर्टी कंसर्न हो, चाहे मेरे इंडिविजुअल कंसर्न हो, चाहे मेरी पार्टनरशिप फर्म हो, तो ये बेनिफिट जो यदि जब नई इंडस्ट्री लगाने के लिए आपकी मन से यही है कि नई इंडस्ट्री लगाओ, तो चाहे पार्टनरशिप में लगाओ चाहे प्राइवेट लिमिटेड लगाओ, गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो जितने भी जो हम नई इंडस्ट्री लगा रहे हैं उनको सबको ये इनकम टैक्स का जो नया इंडस्ट्री लगाने का 15% का ये गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीम है। इस स्कीम के हिसाब से जो 30% टैक्स लग रहा है वो सीधा 15% टैक्स पे आ गए और डेप्रिसिएशन घटाते हैं। तो समझदारी की बात ये है डेप्रिसिएशन वगैरह घटाते तो इनकम टैक्स सिर्फ 5% ही लग रहा है। तो इसका बेनिफिट आम जन को, हर एक आदमी को तो मिलेगा ही मिलेगा। सरकार को इसका भी बहुत बड़ा फायदा होगा कि हर एक आदमी को इंडस्ट्री प्रमोट होगी, तो इंडस्ट्री प्रमोट होगी तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और इसका बेनिफिट मिलेगा। तीसरा ऐसा है कि ये गवर्नमेंट बहुत सारे बेनिफिट देती है, जैसे पीएफ में बेनिफिट दे रखा है, ईएसआई में बेनिफिट दे रखा है, दूसरे टैक्सेशन में बेनिफिट बहुत दे रखे हैं, लेकिन 90% लोगों को मालूम ही नहीं है बेनिफिट क्या है। तो जब भी गवर्नमेंट रियायत देवे या गवर्नमेंट के कानून में रद्दुल बदल करे तो वो सबको, हमारे चैम्बर्स को, छोटी एसोसिएशन को और आम जन के पास कैसे इसको इन्फॉर्मेशन पहुँचे। तो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी तो गवर्नमेंट के सब जितने बेनिफिट दिए वो कागज़ में है, कुछ लोग लाएंगे और मैक्सिमम लोग वो बेनिफिट ले ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए मेरा अनुरोध है कि जो भी सर्कुलेशन में आपके सिस्टम में बेनिफिट आप गवर्नमेंट देना चाहती है, जैसे अभी इन्होंने एक्सपोर्ट के लिए प्रमोशन दिया, एक्सपोर्ट बेनिफिट दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट के बेनिफिट दे रहे हैं, तो वो
अभी नई स्कीम अभी एक निकली है, अभी 15 दिन पहले ही निकली है। तो एक्सपोर्ट के अंदर जो जो कई चीज़ें छूट गई थी कि जो बेनिफिट में हम अवेल नहीं कर सकते थे, वो उन्होंने गवर्नमेंट ने खुला होकर कहा कि भाई इन चीज़ों में आपने बेनिफिट नहीं लिया तो आप बेनिफिट ले सकते हो। उसके बाद डिटेल है, लेकिन मालूम किसको है? लिमिटेड लोगों को मालूम है। तो बेनिफिट जो मिल रहा है, गवर्नमेंट की मंशा है, वो वास्ट होती नहीं है। उसमें एक्सपोर्ट में बहुत सारे प्रमोशन, बहुत सारे बेनिफिट हमारे को लेने थे, लेकिन हमने लिए नहीं, छूट गया। गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ने खुद ने कहा है कि ये बेनिफिट आपके छूट गया, तो आप आओ और आप इसका बेनिफिट ले। दूसरा, ये कैश विड्रॉल जो है वो 20,000 कर रखा है, उसको 50,000 करनी चाहिए। और तीसरा, जो GST जो हम लोग पे करते हैं, वो हमारे गवर्नमेंट इसमें टैक्स ले कुछ नहीं रही है। GST हमारे से हम 20% कलेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट को जमा करते हैं, गवर्नमेंट मेरे को वापस सेट ऑफ दे देती है। तो जब आपको रखना ही नहीं है गवर्नमेंट को, तो क्यों हमारे झंझट मोड़ पाले भाई? जब आपको टैक्स, गवर्नमेंट को कोई बेनिफिट है नहीं, पहले ले जमा करो और फिर मैं गवर्नमेंट वापस देती है। तो ये सिस्टम के हिसाब से चलता है और कुछ है नहीं, इसका बेनिफिट कुछ नहीं है। तो इसकी वजह से कागजी कार्रवाई बढ़ती है, आमजन को, आम आदमी को परेशानी होती है कि वो पहले जमा करवाएगा, फिर वो अफसरों के पास जाके उसका रिफंड करने की कार्रवाई करेगा। तो पहले तो क्यों तो लेना, और जब आपको रखना ही नहीं है, सरकार को कुछ रखने की मनसा ही नहीं है, तो आप बेनिफिट ले मत, टैक्स लगाओ, हमारे से वसूल मत करो और हमारे को वापस रिफंड भी मत दो। तो ये बेनिफिट है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो है, क्यों अभी हम काफ़ी लेट हैं। जो ये बातें हमारे को 15 दिन पहले करते तो 20 पॉइंट और बताते, जिसकी वजह से ये बजट में से इंक्लूजन हो सकता था। लेकिन जो कुछ मेन मुख्य बातें थी, मैंने 2-4 बातें कही है। तो ये इन चीज़ों को बेनिफिट अभी भी गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है। तो इससे ये बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और गवर्नमेंट को टैक्सेशन की रेवेन्यू खूब होगी। यही मेरा। हमारे साथ में मार्बल एसोसिएशन, मार्बल प्रोसेस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं बनाराम जी। आप बताएं, क्या कहना है मार्बल एसोसिएशन की ओर से? आपने जो गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को प्रपोजल भेजा है, राज्य सरकार को भेज रहे हैं, क्या उसमें भेजा है? हमने तो यही भेजा है कि भाई हमारे लिए गवर्नमेंट फ़ायदा देगी तो हम गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, हमारे लिए थोड़े कर रहे हैं। हम तो गवर्नमेंट को देते हैं, ज़्यादा में ज़्यादा पैसा हमारे पास नहीं मिलता। लेबर को देते हैं, बिजली चुकाते हैं, तेल डीजल बालते हैं और टैक्स दे देते हैं, फिर हमारे पास तो थोड़ा सा बचता है मामूली। इसके लिए आप सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो जानूँ कि हम तो ये ऐसा सोच रहे हैं कि भाई टैक्स में अगर गवर्नमेंट उद्योग को बेनिफिट देगा तो हर आदमी ग्रोथ करेगा, और ग्रोथ करेगा तो सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा। और इसलिए मतलब लेबर को फ़ायदा मिलेगा, कमार खाने वाला को फ़ायदा मिलेगा। इसलिए कोशिश ये है कि कुछ फ़ायदा देवे गवर्नमेंट, और एक पुराना काल में थोड़ा सोच के चले। रात को सोते हैं लोग तो परेशानी भोगते हैं, आगे क्या होगा। इसके लिए थोड़ी छूट भी देनी चाहिए। गवर्नमेंट पॉलिसी भी क्लियर करनी चाहे कि भाई इस साल में यही होगा। हर महीना हर 15 दिनों में चेंज करते हैं तो ये आदमी कंफ्यूज में रह जाता है। इसलिए बहुत बढ़िया काम करे तो बढ़िया। मार्बल उद्यमी भी है और चैम्बर ऑफ कॉमर्स उदयपुर के उपाध्यक्ष भी हैं, अध्यक्ष भी रहे मार्बल प्रोसेस यूनियन के। आप बताएं विजय जी गोदा साहब, क्या अब की बार क्या सोच रहे हैं मार्बल उद्यमी जी? मार्बल उद्यमी की बात ही नहीं करूँगा मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज से हमने पूरी इंडस्ट्रीज़ के बेनिफिट के लिए और छोटी इंडस्ट्री के बेनिफिट के लिए क्या सजेशन होनी चाहिए, हमने ऑलरेडी बहुत लंबी छोटी लिस्ट भेजी है। उसमें मुख्य मुद्दे, उसके अंदर GST पॉइंट तो है ही हमारा। एक मार्बल इंडस्ट्री में GST जो 18% लगा रखा है, ये वास्तव में बहुत ज़्यादा है। अगर इसको आप कम नहीं करोगे तो जैसा लोनावत साहब ने बताया, सरकार को रेवेन्यू बढ़ेगी नहीं। मैं खुद पर्सनल गारंटी ले सकता हूँ, आप अगर इसको 12% पे ले आओ तो आज जितनी रेवेन्यू कलेक्शन हो रही है सरकार को, उससे ज़्यादा करके देंगे। ये हमारे एसोसिएशन इसकी गारंटी ले सकती है। इसके अलावा मैं तो कह रहा हूँ, अभी कोरोना काल में केवल इंडस्ट्रीज नहीं, आम जन भी इतना प्रभावित हुआ है। मैं एक नई बात करना चाहता हूँ कि सरकार अपने साला खोल दे, उसको अपना भंडार को खोल दे, और भली सी मुद्रास्फीति या वित्तीय घाटा बढ़ जाए, पर सरकार अपना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में या और भी कोई योजनाओं में के मार्फत या मार्केट में फेंके, जिससे कि पैसा सरप्लस होगा, सबके पास जाएगा, प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी। ये ऐसा कोई भी एक ड्रास्टिक एक्शन तो सरकार को लेना ही चाहिए। बाकी अदरवाइज जैसा चल रहा है और धीरे धीरे चल रहा है वो नहीं होगा। अगर
फास्ट स्टेप लेनी है तो ऐसा करना पड़ेगा। इंडस्ट्री के लिए, डेवलपमेंट के लिए, जो छोटी इंडस्ट्री है उनको एक अपन ने एक स्कीम दे रखी है, तो उस स्कीम के अंदर क्या वो क्या बोलते हैं अपन उसको, कंपोजिट स्कीम बोलते हैं, वो केवल इंटर स्टेट के लिए है। मतलब विद इन राजस्थान करो तो ही है, अपन इंटर स्टेट मतलब अदर स्टेट में अगर बिजनेस माल सप्लाई करेंगे तो वो स्कीम लागू ही नहीं है, वो सरकार को वहाँ टैक्स देना ही पड़ेगा। तो ये मैं चाहता हूँ कि ये स्कीम पूरे इंटर स्टेट के भी लागू किया जाए, सर्विस इंडस्ट्री पे भी लागू किया जाए। अभी जॉब और या सर्विस इंडस्ट्री पे वो स्कीम लागू नहीं है। उसी तरह से मैं ये चाह रहा हूँ जो इनकम टैक्स वाला जो अभी तरह तरह की सरकार स्कीमें निकाल रही है, एटलीस्ट इन जनरल व्यापारियों के लिए, कॉरपोरेट घरानों के लिए या कॉरपोरेट इंडस्ट्रीज के लिए तो वो 25% कर दी गई है। पर ये इंडस्ट्री जो दूसरे सेक्टर हैं, प्राइवेट या पार्टनरशिप या प्रोपराइटर, उसके लिए भी ये मैक्सिमम इनकम टैक्स की लिमिट 25% कर देना चाहिए। और भी कई बेनिफिट हमने सुझाव दिए हैं, सरकार उस पर ध्यान दें। काफी सुझाव तो आए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी भी कह रहे हैं कि मेक इन इंडिया और कई तरह के नारे उद्योग के लिए भी लगाते हैं, और कई युवा उद्यमी भी इस नारों से प्रभावित होकर और अपना व्यापार करना शुरू किया है। ऐसे युवा उद्यमी जिन्होंने व्यापार में पैसा लगाया है, चाहे लोन लेके या अपनी जमा पूंजी को लेके, उन उद्योगों का क्या हाल हुआ है इस कोरोना काल में, और वो उद्योगपति क्या चाहते हैं। जी, डेफिनेटली कोरोना काल में पूरी विश्व में जो महामारी आई है उससे बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है इंडस्ट्री को, और आप देखेंगे इंडिया की जीडीपी भी कम हो गई है उसलिए, तो इंडस्ट्री को तो इम्पैक्ट है उस पर। अब जो पुरानी बात है उस पर ना जाके अगर नई बात करें तो ये होना चाहिए कि जो भी एमएसएमईज हैं, सरकार ने एक बहुत अच्छी स्कीम लाए थे लास्ट ईयर की, जो नई इंडस्ट्री जो भी लगाएगा उसको टैक्स में रिबेट और ये सब, पर उससे नई इंडस्ट्री आप 1% 2% लग सकती है हिंदुस्तान में, और धीरे धीरे लगेंगी। पर जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं ऑलरेडी, उसको इस पॉलिसी का कुछ भी बेनिफिट नहीं मिला। तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट जो अपना आज का कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसकी इंडस्ट्री में, उससे अगर 50% या 20% और ज़्यादा करता है तो उसको भी एक नई इंडस्ट्री की तरह देखा जाए, और उसको भी वही बेनिफिट्स दिए जाएं जो एक नई इंडस्ट्री को सरकार आज की तारीख में दे रही है। नहीं तो पुरानी इंडस्ट्री जो है धीरे धीरे फेज आउट हो जाएगी और अपन नई के भरोसे बहुत ज़्यादा चल नहीं पाएंगे। दूसरी बात, जो मेक इन इंडिया जो बहुत ही अच्छा सरकार ने जो इनिशिएटिव लिया था, उसके अंदर हमारे मार्बल के अंदर स्पेसिफिकली मेक इन इंडिया के बाद पता नहीं इम्पोर्टेड जो पॉलिसी थी हमारी इम्पोर्टेड मार्बल की, उसको ओपन कर दिया। तो आज की तारीख में कोई भी हिंदुस्तान में इम्पोर्टेड मार्बल ला सकता है, उसे वापस से रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए, और खाली जो फैक्ट्री ओनर्स हैं जिन्होंने इतने बड़े इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं उन्हीं को एक तय क्वांटिटी के तहत उन्हीं को इम्पोर्ट करने की वापस से उनको लिमिट देनी चाहिए। और तीसरी बात, जो सोलर पॉलिसी है गवर्नमेंट की, अभी पूरा दुनिया जो है रिन्यूएबल एनर्जीज़ की तरफ जा रही है, तो कोई भी जो नई सोलर इंडस्ट्री या नया सोलर प्लांट लगाता है उसको सरकार की तरफ से 50% से ज़्यादा सब्सिडी देनी चाहिए, ताकि इंडस्ट्री भी ग्रो करेगी और सोलर इंडस्ट्री भी बढ़ेगी, और जो फॉसिल फ्यूल्स और इन सब पे अपना डिपेंडेंस है वो कम होगा। काफ़ी सारी योजनाएं जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती हैं, लेकिन अमली जामा केवल कागजों में ही पहनाया जाता है। आधार स्तर पर जिस तरह से काम होना चाहिए उस तरह से काम होता नहीं है। एकल खिड़की की बात हो कि एकल खिड़की में सारी सुविधाएं एक ही खिड़की से मिल जाएगी, लेकिन एकल खिड़की की योजना भी उस समय चरमरा जाती है जब एक उद्योगपति को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है, या हर विभागों से उस पर कई तरह के नोटिस आ जाते हैं। किस तरह से उद्योगपति अपने आप में सुखद अनुभव करे, किस तरह से बजट आए केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, और क्या चाहते हैं आप? मैं माइनिंग इंडस्ट्री से हूँ, इसलिए माइनिंग के बारे में ही बात करूंगा। मैं माइनिंग इंडस्ट्रीज में पिछले 5-7 साल से जो भी पॉलिसियाँ बनी है उसके तहत नई माइंस न तो अलॉट हो रही है और न ही किसी तरह का एक्सप्लोरेशन हो रहा है, न ही नई माइंस की ग्रोथ हो रही है। अगर नई माइंस की ग्रोथ नहीं होगी, नई माइंस
और नई चालू नहीं होगी तो उसमें एम्प्लॉयमेंट रुक रहा है, मिनरल जहाँ पड़ा हुआ है वहाँ पर पड़ा हुआ है, और इसको बहुत सारा मिनरल ऐसा है अपने इंडिया में जिसको हम बहुत एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बट वो ग्रोथ भी रुक जाती है बिल्कुल इसके अंदर। तो ये एक विशेष पॉलिसी को इतना सरल बनाए, जैसे अभी कर रखा है कि इतने हेक्टेयर से कम होगा तो उसका आपको मिनरल ग्रांट नहीं होगा, माइनिंग लीज ग्रांट नहीं होगा, इसको ओपन कर देना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके अंदर जो आ रही है वो ये है कि अगर मान लो दो माइंसों के बीच के अंदर कोई गैप एरिया है जिसके अंदर मिनरल्स भरपूर अवेलेबल है और वो गैप एरिया पट्टा लैंड में है और वो तीसरे आदमी के नाम पे है, अब वो उसको एनओसी तो वो एक माइंस ओनर को देना चाहता है जिसको ऑलरेडी उन्होंने मान लो दे दी है, और गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसा है कि इसके तहत वो दोनों ऑक्शन में जाएंगे। ऑक्शन में जाएंगे तो वो ऑक्शन फेल हो जाएगा क्योंकि उसने स्वीकृति ऑलरेडी उसको दे रखी है, वो तो अपने हिसाब से ई ऑक्शन पे जाएगा कि भाई इससे ज़्यादा मुझे पड़ेगा नहीं, पोसाएगा नहीं, दूसरे को लेनी ही नहीं है क्योंकि उसके पास एनओसी है नहीं, इसलिए वो कोई भी रेट में ऑक्शन करके उस ऑक्शन को खराब कर देता है। इसलिए इनको डीपली जा करके डीपली स्टडी करके इन चीज़ों का ध्यान करना चाहिए और इनके ऊपर विशेष सुधार करना चाहिए। अगर हमारे राजस्थान में और ये जो मिनरल्स एरिया दूसरे स्टेट है इसके अंदर अगर केंद्र सरकार सिर्फ मिनरल को ध्यान में दे दे और वो एक ऐसा सोचे कि ये एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट हमारे देश की संपदा है जिससे बहुत बड़ा रोजगार पैदा किया जा सकता है, विदेशों के अंदर हम बहुत एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं, तो इस इंडस्ट्रीज का एक बहुत बड़ा फायदा हो जाएगी। इसकी एक टीम नियुक्त करके इसके बारे में कर देना चाहिए। दूसरा, मैं एक्सपोर्टर के बारे में बोलना चाहूँगा। जो ड्यूटी ड्रॉबैक पहले 3% 4% था, आज के दिन वो घट करके 1% रह गया है। 1% बहुत मामूली सा होता है और इतने लोग एक्सपोर्ट क्वालिटी का मैन्युफैक्चर करते हैं, फिर एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें से उनका पेमेंट की हमेशा उनको गले में तलवार लटकी रहती है कि आएगा कि नहीं आएगा, कि क्या होगा, कैसे होगा, कौन से देश में वार चल जाएगा, कौन से देश में शांति रहेगी। तो इस चीज़ के ऊपर विशेष ध्यान दे करके एक तरफ तो भारत सरकार बोल रही है कि मेक इन इंडिया करो, दूसरी तरफ जो ये मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर्स है इनकी तरफ विशेष ध्यान नहीं दे रही है, या जो सदियों से चली आ रही थी सुविधाएं उसको भी कटौती कर रही है। देश में अगर बात की जाए तो कृषि सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला है, और उसके बाद अगर बात की जाए तो टेक्सटाइल और मार्बल इंडस्ट्री देश में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली जो इलाका है वो माना जाता है। लेकिन उसमें केंद्र सरकार स्किल डेवलपमेंट, मेक इन इंडिया और भी जो भी योजनाएं हैं, मनरेगा योजना, अगर इन उद्योगों के साथ में जोड़कर और आम जनजीवन का रोजगार परक कोई काम करे तो रोजगार का संकट जो है वो युवाओं के लिए दूर हो जाएगा। क्या इस इलाके में आदिवासी जो इलाका है ये उसमें किस तरह के हालात हैं और रोजगार का क्या जरिया है आदिवासी इलाकों में? जी बताएं आप। आदिवासी इलाकों में मैक्सिमम एरिया में इंडस्ट्री नहीं है जी, माइनिंग ही है। वहाँ उनका जमीन है उनके पास, किसी के पास है, किसी मैक्सिमम लोगों के पास जमीन है नहीं है तो आधा बीघा, पाव बीघा, और नहीं है तो नहीं के बराबर है, और मैक्सिमम एरिया फॉरेस्ट में है। तो जिन लोगों ने फॉरेस्ट को क्लियर करवा रखा है, अभी लास्ट 1 साल में रोजगार काफ़ी कम हुआ है, तो एम्प्लॉयमेंट का जो रिमोट एरिया जो है उसमें सबसे बड़ा सोर्स माइनिंग है। इसकी वजह से क्या है, एम्प्लॉयमेंट खूब बढ़ेगा, हर एक आदमी को काम मिलेगा, हर हाल में खुशहाली गाँवों में होगी, और गवर्नमेंट को उसकी रेवेन्यू रॉयल्टी बेसिस पे, टैक्सेशन बेसिस पे, इनकम टैक्स बेसिस पे, सब टैक्स बेनिफिट मिलेगा। जो मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो माइनिंग इंडस्ट्री को देंगे, तो माइनिंग इंडस्ट्री में लोगों को इंटरेस्ट जागरूक होगा और लोग माइनिंग की तरफ जाएंगे, और उसमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और साथ साथ में इंडस्ट्री में प्रमोशन होगा।
मैकेनाइजेशन करते जाएंगे तो इन्वेस्टमेंट भी खूब बढ़ेगा बाहर के लोगों और खूब माल एक्सपोर्ट होगा। ये जितना मिनरल है यहाँ पर वो एक्सपोर्ट बेस्ड भी है, तो वो जब तक आप इसको प्रमोट नहीं करोगे तब तक ये सब एक्सपोर्ट जहाँ है वहीं रह जाएगा। तो उसके लिए जितने बेनिफिट गवर्नमेंट दे सकती है, पर्टिकुलरली माइनिंग रिमोट एरियाज में हो, जहाँ पर भी हो, जहाँ ये सोर्स बहुत बड़े सोर्स है एम्प्लॉयमेंट के, उसको गवर्नमेंट एक तरफ तो खुद बोल रही है कि एम्प्लॉयमेंट सोर्स चाहिए, तो ये सबसे बड़ा सोर्स ऑलरेडी है। और जो अनपढ़ लोग हैं जो गाँव में रहते हैं उनके दूसरा वो कहीं बाहर जा भी नहीं सकते, तो उसके लिए सबसे बड़ा सोर्स है। तो माइनिंग को जितने बेनिफिट देवे तो उसका बेनिफिट मिलेगा, गवर्नमेंट को टैक्सेशन भी मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा और सुख शांति रहेगी। सरकार जब भी कहती है कि और आमजन का यही ध्येय रहता है कि रोजगार पाना है तो शहर की ओर चलें, लेकिन अब जो सरकार है, केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है, वो यह भी चाहती हैं कि रोजगार गाँव में पैदा हो। तो ये क्षेत्र ऐसे हैं कि गाँव में रोजगार दिलाने में बहुत ही कारगर साबित हो सकते हैं। बस सोचना है तो केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को कि वो गाँव में किस तरह से रोजगार को बढ़ावा दे और कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनको पूरी तरह से सरकार सहयोग करे तो बेरोजगारी का संकट है वो पूरी तरह से समाप्त हो सकता है। ऐसे ही हम आपको दूसरे उद्योगों के बारे में बताएंगे कि वो केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से बजट में क्या चाहते हैं। हेमेंद्र श्रीमाली, उदयपुर।